हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे PYQs में, रोटेशनल डायनेमिक्स के PYQs में MST CET के 2010 से 2015 के बीच में सवाल आए हैं, वो हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने 10 तक करा दिया था, 10th क्वेश्चन तक। इसका PDF जो है आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 तक आपको करा दिया था, जहाँ पर हम लोग ने MST CET 2009 तक के सवाल कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे MST CET 2010 के सवाल, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2015 तक जाएंगे। ठीक है ना? चलो भाई, तो आज जो है हमारा मुद्दा, उसमें सबसे पहला 11th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? 11th क्वेश्चन कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज I। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स रिम। ठीक है, यानी ये बात बेसिकली टेंजेंट के अबाउट निकालने बोल रहा है। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा टेंजेंट इन इट्स प्लेन या परपेंडिकुलर वाला टेंजेंट। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो है डिस्क वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है। कितने सवाल हम लोग ने कर लिए हैं, 10 सवाल के, उसमें से 3-4 सवाल तो हम लोग डिस्क के ऊपर कर चुके हैं। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से याद करिए। मैं आपको याद भी करा देता हूँ कि अगर आपके पास क्या है, मैंने आपको निकालना भी सिखाया है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के इससे पहले का लेक्चर देखे। तो अगर हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है ना, तो ये सेंटर वाला जो होता है, सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। कितना होता है? mr²/2। ये है आपका डायमीटर, ये है आपका टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट वाला एक्सिस। तो इसके अबाउट क्या होगा? I परपेंडिकुलर वाला टेंजेंट बोलता हूँ मैं इसको, और I ये तो डायमीटर है, और ये जो होगा I पैरेलल। क्या होगा वो? इसके साथ में क्या है? पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये दोनों देखो, ये I पैरेलल, I परपेंडिकुलर, दोनों टेंजेंट है, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला टेंजेंट है और ये इन इट्स प्लेन वाला टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वाला टेंजेंट है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब I परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, I डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, I पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो I ये है परपेंडिकुलर है, उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट 3/2 mr²। I डायमीटर के अबाउट जो होता है वो होता है I डायमीटर इज mr²/4 और I पैरेलल इज 5/4 mr²। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, 4 चीज़ें आपको याद करा दी। अब इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना कि अगर सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो mr²/2, परपेंडिकुलर वाला होगा तो 3/2 mr², और अगर डायमीटर वाला होगा तो mr²/4, और अगर पैरेलल वाला होगा तो 5/4 mr²। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद बोला क्या है, आपको बोला है कि डायमीटर वाला जो है इसको I बोल दो। डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या है, मान लो वो I है, तो परपेंडिकुलर वाले के अबाउट कितना हो जाएगा? तो बहुत आसान है, वहाँ पर I अरेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो I में दिए हुए हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन बता दूँ कि आपको ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं वह है I, 4I, 2I और 8I। अब ये आप लोग खुद से डिसाइड करेंगे सब। आइए मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो ये जो चीज़ है mr²/4, इसको I बोल देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करता हूँ। तो जो mr²/4 है ये तो क्या हो गया? I हो गया। तो 3/2 × 4 ये अपनी जगह पर और ये I अपनी जगह पर। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 3, 2 ज़ा कितना हो जाएगा अपने पास? 6I हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास जो है ये हो जाएगा 6I। ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? 6I है, I नहीं है, 6I ऑप्शन है। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? ऑप्शन A बनेगा। समझा? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये याद कर लो, डिस्क के 4 एक्सिस जो दिए हुए हैं इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पक्के तौर पे आप लोग याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है। आगे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर ये आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए। क्या डस्ट, चलिए आइए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो सवाल था ये 2010 में पूछा गया था। ठीक है, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं रखते तो फिर आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके वो निकालना पड़ता, तो वो बहुत लॉन्ग कट हो जाता।
तो CET स्पीड का गेम है, आपको बताया मैंने, तो आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेस पे ग्रिप बनानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद 2010 का सवाल हो गया। अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा गया था, ये भी 2010 में पूछा गया था, ठीक है। 12th क्वेश्चन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इन मास कैपिटल M अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब समझो ज़रा, ये आपके पास एक रॉड है और इस रॉड की खासियत क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास M है, लेंथ L है, और ये इसका सेंटर होगा और ये इसका एंड है, ये सेंटर है, ये एंड है। एंड से 1/3 लेंथ पर, 1/3 लेंथ पर ये कुछ होगा, 1/3 लेंथ हम मान लेते हैं, 1/3 लेंथ, ये 1/3 लेंथ पर क्या होता है, ये एक एक्सेस पास हो रहा है और इस एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। सेंटर वाले एक्सेस से अबाउट क्या करो, एक पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक पैरेलल एक्सेस बना दो, ठीक है ना। दोनों पैरेलल एक्सेस है, लेकिन सवाल ये है कि डिस्टेंस कितना है, तो वो समझना पड़ेगा। समझाता हूँ मैं आपको। ये टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, टोटल तो L/2 है, क्योंकि टोटल अगर ये पूरा रॉड L है तो ये तो आधा क्या होगा, L/2। अब L/2 ऑफ क्या है, 1/3, या फिर ऐसे बोलो उसको 1/3 ऑफ L/2, ऐसे लिखो, उल्टा लिख दिया सॉरी। इसको क्या लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे 1/3 ऑफ L/2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। 1/3 ऑफ L/2 मतलब क्या, 1/3 इंटू L/2 यानी कितना होगा, L/6। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बनेगा, ये L/6। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको समझा दिया मैंने। तो ये हो गया। उसके बाद क्या, आइए अब जो है कैसे सॉल्व करना है, इसको बहुत आसान है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, mL²/12। तो I ये पॉइंट P होगा, तो IP क्या होगा, IC प्लस क्या होगा, MH² होगा। IC कितना होगा, होगा mL²/12 प्लस M इंटू H का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है, L/6 का डिस्टेंस है, तो L/6 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, mL²/12 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, mL²/36। कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा। 3mL² प्लस mL² विल बी 4mL², 4 1 ज़ा 4, 9 ज़ा 36, यानी आंसर आएगा mL²/9। ये इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी बनता है। कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, कैसे निकालेंगे अब आगे क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब 13 और 14 जो सवाल है 2010 और 2011 में आया, वो बहुत इजी क्वेश्चंस है। और 2013 में जो सवाल आया था 2014 में फिर वो रिपीट हुआ सवाल, थोड़ा से ट्विस्ट के साथ। अभी देखिए, मैं इसलिए PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13th क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। 2010 में क्या पूछा गया है, विच रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है। मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के देता हूँ ऑप्शन के हिसाब से। टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये। टॉर्क इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन, डायपोल मोमेंट MB, मैग्नेटिक इंडक्शन साइन थीटा। साइन थीटा नहीं दिया हुआ उसके अंदर, लेकिन यही रिलेशन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये सही है डेफिनेटली। अगर टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, अगर ये सही है तो ये तो गलत ही हुआ ना। जब टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा है तो आई इज इक्वल्स टू टाउ अल्फा कैसे होगा, तो यही बनता है। ये आपको नहीं भी पता होता, अगर सिर्फ इतना भी पता होता तब भी आप आंसर कर सकते हो। तो सही है, आपको जानते ही हैं, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, सिनॉप्सिस में बताया था आप लोगों को मैंने। तो इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है, आपका सी है। तो कभी कभी इतने हलवा सवाल भी आते हैं इसमें, और देख रहे हैं आप लोग बहुत टफ कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं CET में। जब मैं आगे जा कर के JEE की PYQs कराऊंगा आगे के बैचेस को, तो समझेंगे वो कि JEE में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल होते हैं, सोचना पड़ता है आपको कई सवालों में, ऐसा है, ठीक है। चलिए आइए,
तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या, सर्कुलर डिस्क इज टू बी 14th क्वेश्चन 2011 MST CET, a circular disc is to be made by using iron and aluminium so that it acquires greater moment of inertia about its geometrical axis. It is possible with iron and aluminium layers in alternate order, aluminium at interior, iron surrounding it, iron at interior, aluminium surrounding it, either A और C। मैं आपको सवाल समझाता हूँ। आप एक सर्कुलर डिस्क जो है बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क फॉर्म हो, ठीक है ना। तो अगर एक सर्कुलर डिस्क फॉर्म होना चाहिए तो अब यहाँ पर क्या है, इसके दो सेक्शन बनाते हैं। एक सेक्शन इंटीरियर है, एक सेक्शन क्या है, एक्सटीरियर है, या आउटर बोल दो उसको, आउटर सेक्शन, ठीक है ना। अब क्या, अब दो चीज़ें लेकर के यूज़ करके ये डिस्क बनानी है, एक लोहा और एक आपका जर्मन एल्यूमिनियम, ठीक है, एक आयरन और एक एल्यूमिनियम। तो आप ये चाहते हैं कि ये डिस्क का ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो। आप चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज़्यादा हो, उसको चलाने में घुमाने में दिक्कत और घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप आयरन और एल्यूमिनियम के ऑल्टरनेट लेयर लगाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आप आयरन और एल्यूमिनियम की क्या करेंगे, ऑल्टरनेट लेयर्स लगाएंगे, ऑल्टरनेट। या फिर आप क्या करेंगे, आयरन को अंदर की तरफ रखेंगे, एल्यूमिनियम को बाहर की तरफ रखेंगे, या फिर आप एल्यूमिनियम को अंदर रखेंगे और आयरन को बाहर की तरफ लगाएंगे, या ए और बी में से कोई एक, दोनों सही होंगे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला है इस mr²। जितना ज़्यादा दूर या जितना दूर एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, r का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। r अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम ये चाहते हैं, एक तो क्या होना चाहिए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर तक का होना चाहिए और मास का वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि लोहे में और जर्मन में, यानी आपका आयरन में और एल्यूमिनियम में ज़्यादा वजनी कौन होता है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, आयरन की ज़्यादा होती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर करेंगे। मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कहाँ पर है, डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, आयरन की है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, आयरन को दूर लगाएंगे और एल्यूमिनियम को नज़दीक लगाएंगे एक्सिस से। आयरन दूर होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका मास भी ज़्यादा है, तो उसको घुमाने में दिक्कत और घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत ज़्यादा होगी। इस वजह से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर किताब में आपको मिलता है, क्योंकि CET में आ गया, ठीक है ना। CET में नए सवाल आना बहुत ही रेयर होता है। जो किताबों में मिलते हैं जनरली सवाल, वही सवाल CET में आपको मिलेंगे। इवन JEE में भी आपको सवाल मिल जाते हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक्स जो अवेलेबल होती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास, वहाँ पर वो अवेलेबल होते हैं। एडवांस के सवाल जो होते हैं वो नए होते हैं, नए सवाल पूछे जाते हैं। जो एडवांस की बात कर लो, IIT JAM की बात कर लो, नए क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग को वो लोग, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गए 14 क्वेश्चन करा दिए 2011 की। 15 क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारा 2013 का सवाल, और यही 2014 में फिर रिपीट हुआ विद अ स्मॉल ट्विस्ट। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड ऐसा सरफेस है, और एक बॉल क्या करता है, ऐसे रोल अप हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाता है, और आपको इट रीचेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ हाइट। कितनी हाइट तक पहुंच गया वो, हाइट कितनी हो गई उसकी मैक्सिमम, तो हाइट बोला है 3v² बाय 4g। इतनी मैक्सिमम हाइट तक, ये हाइट तक वो पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब आपको बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, डिस्क है। ऑप्शंस लिख देता हूँ, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, या फिर डिस्क है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। हम यही कंसिडर करेंगे कि एक्सिस कौन सा है, एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, उसका नेचुरल एक्सिस है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं और अपने को पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है ये पता करने के लिए या तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन पता कर लो, या तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लो। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात मेरे समझ में आ गई कि यहाँ से इसको ऐसे हिट करेंगे तो ये रोल करता हुआ ऊपर जाएगा, यानी कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन।
और रोलिंग मोशन में मैं वेलोसिटी और हाइट को रिलेट कर सकता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, √2gh अपॉन 1 + k²/r²। अब वो चाहे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ रोल करता हुआ है, ये नीचे से ऊपर की तरफ रोल करता हुआ जाए, को क्या फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, घबराना नहीं है देखकर, ठीक है ना। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ बच्चों, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या होगा, v² क्या हो जाएगा 2gh 1 + k²/r², ठीक है ना, क्लियर हो गया। h का वैल्यू कितना है उसको पुट कर देते हैं। h का वैल्यू क्या मिला, h का वैल्यू मिला 3v² डिवाइडेड बाय 4g, ये मिला है ना। उसको पुश करेगा 4g नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 2g 1 ज़ा 2g 2 ज़ा है ना, g कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ऐसे कैंसिल कर लो। v² और v² भी कैंसिल हो गया, ये उधर चले जाएगा, यहाँ 1 बचा ना, तो 1 + k²/r², क्या मिलेगा अपने को बताइए, 3 डिवाइडेड बाय 2, बाकी सब तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब ये 1 को उधर भेज देते हैं, 1 को उधर भेजेंगे तो 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या बचेगा k²/r²। इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, k² = ½ r², ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो mk² इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में, और ½ mr², ये इसका आंसर आया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का क्या आया, ½ mr², ½ mr² यानी mr²/2 सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, डिस्क होता है, तो इस वजह से डिस्क आएगा इसका आंसर, समझा, क्लियर हुआ। देखो डिस्क कितनी बार आ रहा है, रोलिंग मोशन के साथ में भी आपको मिला करके सवाल दे दिया इसने डिस्क का। डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिए उसको, इतनी मरतबा डिस्क के सवाल हैं, ठीक है। चलो भाई, तो 15वां क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने। मैं इसको रेडियस ऑफ जायरेशन से भी करा सकता था, आपको बता देता कि वो r/√2 r है, लेकिन आगे जाकर के जो सवाल है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, इस वजह से ये करा दिया, ठीक है। चलो, वैसे बात तो एक ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो या रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो, वो एक चीज़ है, आ जाएगा उससे, ठीक है। इंडिकेटर तो उसी का है वो। 15th क्वेश्चन हो चुका हमारा 2013 का। अब 16th और 17th क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। 2013 2014 इसी के आसपास जो है CET 720 मार्क्स का हो गया था, ऐसा भी हुआ है CET 720 मार्क्स का हो गया था, और CET में दोनों साल का सिलेबस आने लग गया था, 11 12 दोनों साल का, ऐसा भी हुआ है CET के साथ में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद जो है उस टाइम पे बहुत गड़बड़ हो गई थी। एक साल CET 720 का कराया, उसके बाद 200 मार्क्स का कराया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है, तो सब बच्चे 200 मार्क्स का CET समझ के चल रहे थे, और एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया कि भाई आपका CET नहीं होगा, इस साल नीट लिया जाएगा। तो उस साल बहुत स्ट्रगल किया था हम लोगों ने, हम लोग ढिंडोरा नहीं पीट रहे थे बस, कि हम आकर के चैनल पे ढिंडोरा पीटने लग गए कि ये किया। उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया, सुप्रीम कोर्ट तक वो केसेस गए, हम लोग का कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर, लेकिन हम ढिंडोरा नहीं पीटते थे आकर के हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उस टाइम बहुत स्ट्रगल किया बच्चों के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए आइए भी, जो भी है, कभी तो ढिंडोरा पीटने का ज़माना है, ढिंडोरा पीटो बस, ठीक है। 2013, रॉड PQ ऑफ मास M, length M is hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to a point Q as shown in the figure. When the string is cut, the initial angular acceleration of the rod is, मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास रॉड है, और यहाँ पर ये Q आपके पास पॉइंट है, ये P है, यहाँ पर इसको हिंज कर दिया गया। हिंज करना मतलब फिक्स कर देना, स्क्रू लगा दिया, ऐसे समझ लीजिए। और इसकी जो लेंथ है वो क्या बोला है, L बोला है लेंथ। अब आपको बोलता है कि ये रॉड को यहाँ से अगर कट कर देंगे, तो जैसे ही कट कर देंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ रोटेट करेगा, तो उसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो आपको पूछा है, तो इसको समझना पड़ेगा क्या है ये। तो जैसे इसको यहाँ से कट करेंगे बच्चों, तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो हमारे रॉड माशे हैं, ये रॉड माशे ऐसे रोटेट करेंगे। रोटेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या लग रहा है बच्चों, mg लग रहा है,
है ना। आप बोलेंगे हर एक पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, वो बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या लग रहा है, उसका mg लग रहा है। mg लगने की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो शुरुआत में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है वो आपको पूछा है, कैसे करेंगे आप लोग इसको, तो इसको समझिए ज़रा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है RF साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है टाउ का, एक फॉर्मूला क्या होता है RF साइन थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, अब अगर इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप लोग इसको 1 मानना है, क्योंकि 11th की चीज़ है। अब उसमें अगर नहीं पता आप लोगों के एंगल कैसे देखते हैं, तो ये आपका क्या होगा, साइन 90 इज़ 1 साइन। ये ऐसे सवाल बहुत ही रेयरली आते हैं CET में। पढ़ाना चाहूँ तो पूरा टॉर्क पढ़ा सकता हूँ 1 घंटे का, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो RF साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है फोर्स R कितना है, मतलब हिंज्ड पॉइंट से इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, डिस्टेंस कितना है, तो L/2 है, तो ये जाएगा L/2 इंटू फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास है, फोर्स हमारे पास mg है। समझ में आ गया, फोर्स हमारे पास क्या है, mg है, ठीक है। और ये क्या है, साइन 90 इज़ 1, फोर्स और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 90, एंगल कितना है 90, साइन 90 क्या होता है 1। तो टाउ क्या मिला आपको, टाउ मिल गया आपको mg L/2, ये टॉर्क आपको मिल गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट पार्ट इसमें ये है कि टाउ का और एक फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल्स टू होता है I अल्फा, ये भी तो टाउ होता है, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। अब सवाल ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये तो रॉड है, और रॉड कौन से एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, देखो एक एंड वाले एक्सेस से, एक एंड सेंटर के अबाउट क्या होता है ml²/12, और एक एंड के अबाउट क्या होता है ml²/3। तो ये क्या होता है, ये होता है ml²/3, समझे, एक एंड के अबाउट। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय अल्फा अपने को निकालना है, टाउ अपन ने अभी निकाला mg L/2। तो ये स्मॉल नेम ले लेते हैं इसको, ये कैपिटल नेम दिया है क्या, नहीं भी दिया होगा तो क्या वो कट नहीं वाला है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद बताइए क्या होगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा g/2, और ये क्या बचेगा बताइए, अल्फ़ा L/3, ये अपने पास बच गया। तो अल्फ़ा क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा 3g/2l, समझा, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर एंगल का नहीं समझा है, तो अगर एंगल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, CET में इतने ऊपर के सवाल आते ही नहीं है, डिस्कशन नहीं है, तो साइन 90 बन लेना है आप लोग को, समझे। इसके ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी आधा 1 घंटा उसी में निकल जाएगा, ठीक है। चलो जो भी आई, तो अभी आप लोग ने एक्चुअली रोटेशनल मोशन जो है वो तो पढ़ा ही नहीं है, टेक्स्ट बुक में कुछ है ही नहीं। तो मैं पढ़ाऊँगा ना रोटेशनल मोशन अभी ये कमिंग बैच को, तब तुम देखोगे कि होता क्या है रोटेशनल मोशन। तुमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका ABCD भी नहीं है वो, तो तुमने पढ़ा है ना आपके टेक्स्ट बुक में, वो ABCD भी नहीं है रोटेशनल मोशन का, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद, अभी 16 सवाल हम लोगों ने कर लिए। 17th क्वेश्चन, इसमें फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा 11th हैंड का, क्योंकि क्या है आपका सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स 2014 में पूछा गया था। ये 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्लेस टचिंग वन अनदर, तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं विद द सेंटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सबके सेंटर्स क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, ऐसा सेंटर्स क्या है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये अपने को बोल दिया गया है सेंटर्स आर मार्क्ड A, B एंड C, सेंटर को मार्क किया गया है A, B और C। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम A, ये सिस्टम का A से, A को ओरिजिन मानने का, अपने को भी A को क्या मानने का है, ओरिजिन मानने का। तो ये डिस्टेंस का, ये सिस्टम का A के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्टेंस होगा वो अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अरे कैसे रखे हुए, ये एक्स एक्सिस पे रखे हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही है ये, एक्स एक्सिस पे ही रखे हुए हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो m1x1 प्लस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चाहिए, m2x2 प्लस क्या हो जाएगा, m3x3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए। अब मास कितना दिया हुआ वो देख लेते हैं। मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम ईच, हर एक क्या है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय
पहला जो पार्टिकल रखा हुआ है ए पार्टिकल, वो तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस क्या लिखेंगे 0, प्लस दूसरा जो पार्टिकल रखा हुआ है उसका मास तो 1 है, लेकिन ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है सेकेंड पार्टिकल का, ए बी, तो यहाँ लिखूंगा मैं ए बी, प्लस तीसरा जो पार्टिकल रखा हुआ है वो ओरिजिन पे यहाँ पर रखा हुआ है, देखो तीसरा जो पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है उसका मास तो 1 है, मल्टीप्लाइड में उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, वो है ए सी, डिस्टेंस कितना है ए सी, डिवाइडेड बाय क्या है 1 + 1 + 1, तो बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 1 × 0 इज़ 0, 1 × ए बी इज़ ए बी, प्लस ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1, कितना हो जाएगा 3, तो ये ऐसे इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, वो आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद 18th क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, है वो सेम सवाल, सिर्फ ऑप्शन को उसने चेंज कर दिया और थोड़ा सा सवाल बदल दिया। तो 18th क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग द स्पीड v, देन इट रोल्स अप द हिल टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² / 4g। वही बात है, पहले रोल कर रहा था, उसके बाद ये क्या करता है कि हिल पे चढ़ जाता है मैक्सिमम हाइट तक, कितनी हाइट है वही 3v² / 4g, तो आपको बोलता है ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, क्या आएगा mr² / 2, वही आंसर में है बी ऑप्शन। समझा? क्लियर हो गया? तो 2013 में जो सवाल आया 2014 में वही सवाल आया, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके, इसलिए PYQs करना बहुत ज़रूरी है। CET में PYQs रिपीट होते हैं, CET हो, नीट हो, JEE मेंस हो, PYQs रिपीट होते हैं, ठीक है ना। JEE एडवांस में बहुत रेयर देखा गया है ऐसा कि आपके जो PYQs है वो रिपीट होते हैं, IIT जैम में भी ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 19th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2014 का ही। 19th क्वेश्चन में क्या दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड, यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड इज आई। एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला है, आई। इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या है, वो ml²/3 बता चुका हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज I1। अब यही रॉड को क्या करते हैं, एक रिंग के फॉर्म में क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे एक रिंग के फॉर्म में क्या करते हैं, उसी रॉड को बेंड कर देते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ तो चेंज नहीं हुई, टोटल लेंथ अगर इसकी L है तो अब भी तो L ही रहेगी ना, लेंथ थोड़ी बदलेगी। तो टोटल लेंथ इसकी क्या है, L है, और ये जो सर्कमफेरेंस होता है वो लेंथ ऑफ द सर्कल तो होता है, तो क्या होगा 2πr, तो L = 2πr हो जाएगा। R इसका रेडियस दे दिया गया है, नहीं तो मैं मान लेता हूँ दिया नहीं है, तो कैपिटल R इसका रेडियस। अब अपने को बोलता है हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट, डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो I1 है, और इसका एक एंड वाले एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो आपको बोलता है I/I1 का रेशियो क्या होगा, ये निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अब रिंग की बात किया है, ये रिंग है बच्चों, डिस्क नहीं है, क्या ये रिंग है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आई मैंने बताया था डिस्क का सेंटर वाला और इनका डायमीटर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, ठीक है ना, याद होगा आप लोग को। तो इसलिए सिनॉप्सिस देखने बोलता हूँ मैं, तो mr²/2 है, डिस्क का सेंटर वाला mr²/2, तो रिंग का डायमीटर वाले भी क्या होगा mr²/2, और ये क्या है, ये आपका ml²/3 है। तो I/I1 करेंगे, I कितना है बताइए, I अपने को मिला ml²/3 डिवाइडेड बाई ये कितना मिला mr²/2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा ml²/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/mr², m और m कैंसिल हो गया। L कितना मिला, L तो 2πr है, तो L की जगह क्या पुट कर देंगे 2πr, तो क्या हो जाएगा 4π² r²/3 इंटू 2/r², r² कैंसिल, 8π/3 विल बी द आंसर। समझा? क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन आपका बनेगा, π² है कि हाँ सॉरी स्क्वायर किया ना, तो 8π²/3, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा बी। 5 में भी 5 भी ऑप्शन में है, डी में, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है 8π²/3, डी में दिया हुआ है 8π²/5, ध्यान रखना, ठीक है। बी हो गया आपका 19th क्वेश्चन। 2014 अगर आ दिया। 2015 का एक सवाल है, अ सॉलिड सिलेंडर हैज मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, लेंथ L, स्मॉल l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। ये आपके पास एक क्या है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर।
तो सॉलिड सिलेंडर का ओन एक्सेस कौन सा होता है, ये होता है, समझे। अब ये वाले एक्सेस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, डायरेक्ट याद कराया मैंने, क्या होता है वो mr²/4 प्लस ml²/12, डायरेक्ट है ये आपको याद करना, समझे। तो ये तो डायरेक्ट सवाल था, बताया था आप लोग को उस टाइम में मैंने, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बनेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन है 2015 का। तो ऐसे मैंने आपके पूरे 20 सवाल करा दिए हैं अब तक। अब इसके बाद आगे के जो है उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको कराते जाऊँगा। ये टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक एक स्टेप आपको समझाता हूँ, कोई स्टेप उड़ाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, हर एक स्टेप डिटेल में आपको समझाया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।